उन्होंने कहा है कि बाबरी गिर गई, मुझे खुशी इस बात की हुई कि भारत के लोगों को गुस्सा आया, क्योंकि इस देश के लोगों को आज़ादी के बाद से गुस्सा आना ही बंद हो गया था। अभी जो जुडिशरी की स्थिति है और जितने लोग इस जुडिशरी को झेल रहे हैं, अगर सही में उन्हें गुस्सा आता तो अब तक तो ये लोग सड़कों पे पिट रहे होते। मकर संक्रांति पे पतंग उड़ाने पे भी ज्ञान है। जन्माष्टमी आती है तो दही हांडी की ऊंचाई बताने लगते हैं कि दही हांडी इतनी रहेगी। और उसमें आप जैसे इनकी डेयर डेविलरी देखो। मिलॉर्ड्स कहते हैं कि कृष्ण जी माखन चोर थे, वो एक्रोबेटिक्स थोड़ी नहीं करते थे। शांति भूषण, प्रशांत भूषण का बाप, उसने सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को चिट्ठी भेजी, एनवेलप में नाम भेजे 16, लिखता है कि इसमें 8 तो कन्फर्म भ्रष्ट हैं। जजेस, अच्छा जैसे आपने कुछ खाना पिज्जा मंगाया तो कई बार गलत एड्रेस पे पहुंच जाता है वो। ऐसे इनकी रिश्वत की रकम भी इधर उधर चली गई है। जैसे जस्टिस निर्मलजीत कौर के घर पे 15 लाख डिलीवर हो गए। पता लगा कि ये डिलीवरी तो जस्टिस निर्मल यादव के घर होनी थी। दोनों का फर्स्ट नेम सेम था, तो डिलीवरी ऐसे हो जा रही है। मतलब लॉबी तो इतनी है कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनकी बहन गुजरात हाई कोर्ट में थी, तो उसके एलिवेशन के लिए उन्होंने हाई कोर्ट के जज को बोला कि भाई इसको एलिवेट करने के लिए रिकमेंड कर दे। उस हाई कोर्ट के जज ने नहीं किया, तो सुप्रीम कोर्ट वाले जज साहब ने उस हाई कोर्ट वाले जज को सीजीआई नहीं बनने दिया, सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बनने दिया। एक जस्टिस हुए, जस्टिस दिनाकरन, इनका नाम सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन के लिए रिकमेंड हो गया। तो इन पे आरोप लगा कि इनके पास 700 एकड़ के करीब जमीन है, जो लैंड सीलिंग एक्ट के अकॉर्डिंग आप रख ही नहीं सकते। तमिलनाडु 700 एकड़ जमीन है। हाँ, जज साहब जज के पास एक केस में पढ़ रहा था, तो 1200 कुछ का है भारत की अदालतों में पेंडिंग। 1200 प्लस कुछ सदी थी, मतलब ऐसा मान लो तो 800 साल पुराना केस चल रहा है। नमस्कार कौशलेश भाई। नमस्कार भाई, क्या हाल है आपका? ऑल वेल, आप बताओ। भाई बढ़िया। आपने एक ऐसी वीडियो बनाई जो जिस पर कौशलेश भाई ने एक contempt वीडियो casting बनाई थी इंडिया के जुडिशल सिस्टम के ऊपर। एंड हम सब ने अपने लाइफ में कहीं ना कहीं जुडिशल सिस्टम के साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्शन करी होगी। एंड सबको पता है कि वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। इन माई कंट्री अगर मेरे को किसी चीज़ से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, एंड आई लव माई कंट्री, मैं अपने देश से, भारत से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा खटकती है मुझे हमारे देश के बारे में, वो एक्चुअली है हमारा जुडिशल सिस्टम। और जब आपकी वीडियो देखी मैंने, उसके बाद ये चीज़ और ज़्यादा मेरे मन में आई कि मुझे इसके बारे में अपने पॉडकास्ट पे बात करनी चाहिए, बिकॉज इस चीज़ के बारे में लोगों को बात करने से ही डर लगता है। मतलब आप मेरे को बताओ भाई कि जिस तरीके का अनशन, फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स में या फिर यात्राएं जो भी हुई है, जैसी भी सारे पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुए इमरजेंसी के टाइम पे, उसके बाद एक अन्ना हज़ारे का पूरा मूवमेंट हुआ, क्या आज के टाइम पे कोई सोच भी सकता है? क्योंकि द थॉट ऑफ इट ओनली स्केयर्स मी, एंड डूइंग दिस पॉडकास्ट ऑल्सो काइंड ऑफ स्केयर्स मी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। नहीं, वो तो मैं लड़ूंगा केस। लेकिन क्या कोई सोचे कि आज भारत के लोगों को हमारे जुडिशल सिस्टम के अगेंस्ट लिटरली एक्शन लेना चाहिए, धरने पे बैठना चाहिए, रिवोल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये अगर अभी ठीक नहीं होगा तो ये कभी ठीक नहीं होगा। एंड आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट आवर कंट्री हैज़, एंड हमें कुछ भी करके इसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। ज़्यादा लोग इसके बारे में अगेन बात नहीं करते, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। एंड सबसे पहले जो मैंने बात आपसे पूछी, अगर आप बताओ कि क्या आज के समय ये पॉसिबल है ऐसा करना कि हम एकदम ही धरने पे चले जाएं हमारे जुडिशरी के अगेंस्ट जब तक चीज़ें ठीक ना हो पूरा देश? ये ना एक किस्सा बताता हूँ आपको। एक धर्मपाल हुए, बहुत बड़े गांधीयन हुए, मैं भी उनका फ़ैन हूँ। तो जब बाबरी शहीद हुई, जब गिरी, तो अखबारों में छपा कि धर्मपाल ने जस्टिफाई कर दिया बाबरी के डिमोलिशन को। तो भाई ही वॉज अ गांधीयन, तो लोगों को उम्मीद नहीं थी गांधीयन कैसे डिस्ट्रक्शन को सपोर्ट करेगा। तो एक क्लाउडे अल्वेरेस करके हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, वो पहुंच गए कि बाबा क्या कह रहे हो, ये मतलब सटक उटक गए हो क्या? तो उन्होंने कहा यार कि मैंने ना बहुत कुछ कहा था, ये अखबार वालों ने उसका कुछ ऐसा हिस्सा छापा है। तो उन्होंने कहा क्या कहा था आपने? तो उन्होंने कहा है कि बाबरी गिर गई, मुझे खुशी इस बात की हुई कि भारत के लोगों को गुस्सा आया, क्योंकि इस देश के लोगों को आज़ादी के बाद से गुस्सा आना ही बंद हो गया था। पॉइंट। तो बोला कि मतलब अभी भी खुश नहीं हो पूरी तरीके से? तो कहते हैं नहीं। तो उन्होंने कहा खुश कब हो गए? तो उन्होंने कहा जिस दिन भारत के लोग जो वायसराय का घर है, जिसे राष्ट्रपति भवन कहते हैं, उसको गिरा देंगे, उस दिन मैं मानूंगा भारत आज़ाद हो गया। अच्छा। अब
इसे अगर आप देखो तो एक गांधीयन आदमी का थॉट है, और ये किसी भी दुनिया की हिस्ट्री में ऐसा नहीं होता कि जो कॉलोनियल इंस्टीट्यूशंस के सिंबल्स थे उनको इतना सहेज के रखा गया हो। बिल्कुल। तो धर्मपाल का ये कहना था। तो उसमें जो मुझे पॉइंट लगा कि भारत के लोगों को गुस्सा आता ही नहीं तो जो जस्टिस है, जो न्याय है, वो किसी भी सिविलाइजेशन के लिए, जैसे नेचुरल लॉज होते हैं ना, राइट टू लाइफ हो गया ऐसे टाइप का, तो उसमें ही राइट टू जस्टिस भी होता है। बिल्कुल। मतलब सिविलाइजेशन बसी ही तब थी जब हुआ कि भाई कोई किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा, जो अन्याय करेगा उसको पनिश किया जाएगा, जस्टिस मिलेगा। हाँ, जस्टिस मिलेगा। अभी जो जुडिशरी की स्थिति है और जितने लोग इस जुडिशरी को झेल रहे हैं, अगर सही में उन्हें गुस्सा आता तो अब तक तो ये लोग सड़कों पे पिट रहे होते। मतलब जिस तरीके की चीज़, और फिर जैसे होता क्या है कि सबको ये लगता है मैं अकेला हूँ, भाई मैं जुडिशरी से पीड़ित हूँ तो मैं तो अकेला हूँ, मैं क्या कर लूँगा। तो वो क्या कहते हैं, वॉइस इन द वाइल्डरनेस टाइप का वो करते रहते हैं। बट मंगल पांडे ने जब पहली गोली चलाई थी 1857 वाली 9 मई को, तो उन्हें भी नहीं पता होगा कि ये इतना बड़ा हो जाएगा। तो मे बी लेट अस सी, क्योंकि नहीं सुधार हुआ तो फिर कुछ बचने का है नहीं। क्योंकि जुडिशरी के कारनामे हम डिस्कस करेंगे अब आगे। और सबसे पहले हम शुरू करना चाहेंगे जिसके बारे में आपने अपनी वीडियो में भी बात करी थी, एंड गाइस सब लोग वो वीडियो तो जाके ज़रूर देखना। दैट इज़ ओरिजिन ऑफ आवर जुडिशल सिस्टम, ओरिजिन ऑफ आवर इंडियन जुडिशरी। तो उसी से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, फिर आगे आएंगे। एक ना मीठी मुखर्जी करके ऑथर हैं, JNU से एमफिल थी, फॉरेन में किसी यूनिवर्सिटी से PhD हैं, उधर ही पढ़ाती हैं। उनकी किताब है इंडिया इन शेडोज ऑफ एम्पायर। उसमें वो लिखती हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है बुक, तो उसमें वो लिखती हैं कि इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी थी वो शुरू क्यों हुई। तो 3 उसके मेजर कारण थे। 1857 का रिवोल्ट, वॉरेन हेस्टिंग का इम्पीचमेंट, और तीसरा था अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में अंग्रेजों को ये समझ में आया कि भाई जैसे एक कोलोनाइजर्स थे और एक कोलोनाइज्ड लोग थे, तो ब्रिटेन को लगा कि भाई अमेरिका इनकी कॉलोनी थी, तो इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट, उस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं था अदर देन वॉर। कोई टेबल नहीं थी जहां बैठ के मांडवली कर लें। तो उन्होंने सोचा कि भाई ऐसा ही अगर भारत में भी हो जाता है जैसा अमेरिका में हुआ, तो अच्छा, क्राउन इन द जेवल इन द क्राउन था भारत। मतलब उस टाइम की अगर आप राइटिंग्स पढ़ो तो कहते हैं अगर भारत हमारे उससे आज़ाद हो गया तो हम तो बैंकरप्ट हो जाएंगे। तो उनको था कि भारत आज़ाद ना हो पाए और हमारा राज कैसे मजबूत रहता रहे। तो अगर आप देखोगे तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के ही कुछ समय बाद भारत में पहले कोर्ट का जन्म होता है। तो कोर्ट को अंग्रेज न्याय करने के लिए नहीं लाए थे, वो लाए थे अपने रूल को ही और फोर्टिफाई करने के लिए, और आगे लेके जाने, मतलब आगे ले जाने के लिए। और वही अभी तक चल रहा है। तो इवन कानून भी सारे वही थे। अभी तो अमित शाह जी ने मेरे ख्याल से भारतीय न्याय संहिता BNSS कुछ किया है, नहीं तो कानून भी वही बंगाल में बना था जो पहला जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, क्या कहते थे उसको, सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट ही था वो उस टाइम का मेरे ख्याल से। हाँ, ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट था, 1774 में बना था। ये है मतलब, तो बेसिकली यहाँ से हमारा जुडिशियल सिस्टम, मतलब JF स्टीफन बंदा है, मैं कोट कर रहा हूँ, वो कहता है कि 2 पियर्स ऑन विच द ब्रिज स्टैंड आर मिलिट्री पावर एंड जस्टिस। जो अंग्रेजी रूल है वो इन 2 पे है, एक तो मिलिट्री पावर, दूसरी जस्टिस। तो ये वहां से शुरू होता है भारत में जुडिशरी की यात्रा। और वही अभी तक कंटिन्यू हो रही है। आई थिंक जो वर्डिंग्स है वो लोग बात भी करते हैं इंग्लिश में ही होती है। मैं आपको रूल्स बताता हूँ। जैसे 1857 से पहले तक हथियार सब रख सकते थे, कैसा भी हथियार हो, मतलब कोई ऐसा परमिशन नहीं था, परमिशन नहीं चाहिए थी। 1857 में अंग्रेजों ने देखा कि अगर ये भारत वाले फिर इकट्ठे हो गए तो हमें पेल पाल देंगे ढंग से, तो सबसे पहले क्या करो, इनको डिसआर्म करो। अब जैसे अगर आपने रियलाइज़ किया हो, गाँव में लोग लाठी लेके चलते थे, अभी हमारी मेमोरी में है 5-7 साल पहले, अभी भी जाओगे तो बुजुर्ग जो हैं वो लाठी कंधे पे लेके चलते हैं। हाँ। आप ही के हाथ में मैं एक डंडा दे दूँ, आप सड़क पे चलोगे तो ऐसी हवा में ही मारते हुए चलोगे, हाँ। हवा को काटने की हवा जाती है। तो डिसआर्म हो जाने के बाद आप मेंटली डिसआर्म होना भी शुरू होते हो। तो ये डिसआर्म एक्ट लेके ले आए 1861 में, और आज भी अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। और वो मिलेगी नहीं। दिल्ली में सबसे मुश्किल है मिलना। सबसे मुश्किल दिल्ली में मेरे ख्याल से जो लाइसेंसिंग वाले थे भाई साहब, पिछले 2-3 साल में 4-5 लाइसेंस मिले। हाँ, पुराने ज़माने में मतलब जिनके पास भी आज मैं गन्स देखता हूँ, लाइसेंस देखता हूँ, सब ने 20-25 साल पहले, अब तो मिलते ही मतलब कहता हूँ कि 3-4 साल में अगर दिल्ली जैसे राज्य में, मतलब केंद्र शासित प्रदेश में आप 4 ही 5 लाइसेंस दे रहे हो,
तो अप्लाई तो मैंने भी किया, तो मुझे भी नहीं मिला है। मतलब ये कह लो मेरा भी ग्रज हो, बट भाई मुझे मेरे राइट टू लाइफ को सिक्योर करने के लिए किसी के पास जाके क्यों भीख मांगनी पड़े। और जाओ भी कहाँ। तो वो कानून चल ही रहा था। इवन एक और, जैसे आपने कानून की बात की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जैसे ये अंग्रेजों ने जब किया ये तीनों के बाद धीरे धीरे 45 करने को, तो ये चार्टर एक्ट फैक्ट ये सब उसी में लाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का मतलब ऐसा मान लो कि मोर देन 85% कॉपी पेस्ट है हमारा आज का कॉन्स्टिट्यूशन। और उस 19 मोर देन 85% और उस 1935 के एक्ट को उस टाइम की जो कांग्रेस थी, उसके जो नेहरू थे, उन्होंने चार्टर ऑफ स्लेवरी कहा था। अच्छा, और उसका 85% आज हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है। तो 85% ये भी चार्टर ऑफ स्लेवरी है। बट इनसेन, क्या बोलो, इनसेन। अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे जुडिशरी के बारे में है, सबको पता है, दैट इज करप्शन। अभी जो ये जस्टिस वर्मा वाला भी जो पूरा केस चल रहा है, मतलब मैं शॉक्ड हूँ कि ये कैसे हैंडल हुआ। मतलब इसमें क्या ही बोल सकते हो आप। तो दिस इज समथिंग विच इज सो आउट इन दी ओपन, सबको दिखा, मतलब वीडियोस है, सब कुछ, मतलब कुछ बताने की या प्रूव करने की जरूरत भी नहीं है, इतना क्लियर है। लेकिन जब इतना बड़ा केस इस तरीके से बस निकल सकता है, तो बाकी जो भारत में केसेस है उनका क्या होता है। आई थिंक आपने एक अपने वीडियो में फैक्ट बोला था कि कुछ 2,500 करोड़ की 2630 करोड़ 2630 करोड़ की, और ये 2007 का डेटा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का। हाँ, मतलब 2007 से अभी 2025 18 साल हो गए। 2007 में हम लोगों को 1 रुपया मिलता था, हम खुश हो जाते थे। अभी 1000 मिल रहा है तो खुश नहीं हो रहे। तो 3 जीरो इसमें भी आगे बढ़ा दो। और ये केवल हायर जुडिशरी का था, मतलब ऊपर सुप्रीम कोर्ट। हाँ, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का आपने बताया। लोअर कोर्ट्स जो हैं उधर जो रिश्वत चलती है वो तो मतलब इसमें है ही नहीं इस फिगर में। मतलब जस्टिस वर्मा वाले में आप ये देखो ना, मतलब मजाक देखो क्या चल रहा है। हाँ भाई, मैं हाँ आपको ये भी पूछना चाहूंगा कि जो इंडियन लीगल सिस्टम की, जुडिशियल सिस्टम की जो करप्शन का रूट है, वो कहाँ से निकल के आता है। मतलब आई एम श्योर दे हैव बीन गिवन टू मच पावर्स। आई वांट यू टू टॉक अबाउट द इम्पीचमेंट प्रोसेस। मतलब आप पूरा इसको जैसे ना वो एक्सप्लेन करना। ऐसा कहते हैं कि गांधी जी के नाम पे कोट चिपकाते हैं ना कि पावर ब्रिंग्स, कुछ ऐसा करके, भूल रहा हूँ मैं उसको, खैर। बट आप ऐसा मानो कि आप हो और आप कोई क्राइम करते हो, तो वो क्राइम सही किया है कि नहीं किया है उसका फैसला भी आप करते हो। बिल्कुल। तो आपको कभी सजा हो सकती है? नहीं। तो जब सजा नहीं होगी तो आपको घंटा डर लगेगा क्राइम करने से। भाई जुडिशरी में रंजन गोगोई थे, फॉर्मर सीजेआई, उन पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगा, और उस केस की हियरिंग वो बंदा खुद बैठा हुआ है, जज। तो आप ही डिसाइड करोगे आपके ऊपर। मतलब अच्छा, फिर क्या है कि आप मतलब कुछ ये भी ये मतलब ये जो इन्होंने अभी बात बोली ना, ये कितनी बड़ी बात है अगर इसको समझो। ये छोटी सी लाइन है लेकिन दिस सेज अ लॉट। आप ये मानो ना कि इस देश में राम जी पे सवाल उठते हैं कि राम जी ने ये क्यों किया तो वो क्यों किया, पर आप कोर्ट के जजमेंट्स पे सवाल नहीं उठा सकते, कंटेम्प्ट हो जाएगा। क्यों कंटेम्प्ट से डर लग रहा है भाई? कंटेम्प्ट क्यों हो जाएगा भाई? अगर मैं सही हूं तो भाई उस पर डिबेट डायलॉग तो होना चाहिए ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो फंडामेंटल राइट है। डेमोक्रेसी ही नहीं हुई जो हमें बुलाते हैं। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच तो फंडामेंटल राइट है। बिल्कुल। उसी के कस्टोडियन एंड गार्जियन हो आप, और आप ही कह रहे हो कि आपको ये वो नहीं करनी है। भाई कोर्ट का कोई फैसला आया, मैं उसको क्रिटिसाइज क्यों नहीं कर सकता कि इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, एक वो यूएस का कोई था बंदा, कुछ केसेस भी अगर आप बताओ, जैसे आपने अपनी वीडियो में भी बात करी थी, डिले वाले, करप्शन वाले भी नहीं, आपने जो हमारे हिंदू मंदिरों के अगेंस्ट भी जो जजमेंट्स आई, मैं बताता हूँ। मैं चाहूंगा एक बार आप वो बताओ। सबरीमला हम सबको याद होगा जी। उसमें इन्होंने बोल दिया कि महिलाएं जाएंगी। जो सही में सबरीमला जाना चाहती थी महिलाएं, देवर सेइंग कि वी आर रेडी टू वेट। मतलब लाखों की संख्या में महिलाएं सड़क पे उतरी। त्रिपुरा में बलि होती थी, हाई कोर्ट ने उसको बंद कर दिया। हिमाचल में जो कुल्लू में दशहरा होता है, फेमस दशहरा, वहां बलि होती है, वो बंद कर दी गई।
अमरनाथ में बोल दिया गया कि श्लोक नहीं पढ़ना, घंटी नहीं बजानी, क्योंकि वो पता नहीं क्या हो जाएगा, वो ज्योग्राफिकल चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। जलीकट्टू बैन कर चुके हैं। नाग पंचमी और ये सब पे जो होता है, मतलब उस पे भी ज्ञान आई, जैसे मकर संक्रांति पे पतंग उड़ाने पे भी ज्ञान है, ज्ञान तो बहुत देते हैं। ज्ञान भरपूर दे देते हैं। फिर जन्माष्टमी आती है तो दही हांडी की ऊंचाई बताने लगते हैं कि दही हांडी इतनी रहेगी, मतलब ये रह गया है काम हमारे और सिस्टम उसमें आप जैसे इनकी डेयर डेविलरी देखो। मिलॉर्ड्स कहते हैं कि कृष्ण जी माखन चोर थे, वो एक्रोबेटिक्स थोड़ी नहीं करते थे। ये जज बोल रहा है। अच्छा, ये कौन जज बोल रहा है? वसीम रिजवी आपको याद होगा, यूपी शिया सुन्नी बोर्ड जो भी था उसका, वक्फ बोर्ड का। उस बंदे ने कोर्ट में डाला जी ये 24 वर्सेस हैं ऐसे ऐसे हेट कुरान के। माई लॉर्ड्स ने पेटिशन रिजेक्ट कर दी, उसी पे पेनल्टी लगा दी। एक बहुत फेमस केस हुआ था कलकत्ता कुरान पेटिशन, एक कोई एच के चक्रवर्ती थे, उन्होंने लगाई कि जी ये है इंसाइटफुल हैं और वायलेंस वगैरह होता है, आप देखिए। फिर एक चांदमल अरोड़ा है, वो भी इन्वॉल्व हो गए, तो ये 3-4 जने इन्वॉल्व हुए। तो इन्हीं कोर्ट्स का जो कह रहे हैं कि कृष्ण जी एक्रोबेटिक्स भी करते थे क्या, इन्हीं कोर्टों के जज का कहना था कि इस बुक के बारे में तो कमेंट करने के लिए ही हम एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ये वर्ड ऑफ गॉड है। अच्छा। ये लिखा हुआ है। तो एक तरफ तो आप हमारे वाले जो हिंदू वाले हैं उनको तो एक्रोबेटिक्स करते थे क्या, और एक्टिंग बाजी कर दे रहे हो, वहां आपकी बोलने में ऐसी हो जा रही है। खुद वो रिजवी खुद जाके बोल रहे, फिर भी आप हाँ, मतलब कलकत्ता कुरान पेटिशन सबसे बड़ा वो है ना कि यहाँ न्याय नहीं होता। तो इससे मुझे समझ में आया कि या तो हिंदुओं को मनवाना नहीं आता मतलब कि इन्हें कोई भी वो होली काउ टाइप समझ रहा है, जब मंदिर का घंटी की कोई बजा के चला जा रहा है। सही बात है। मतलब माई लॉर्ड का जब कुछ भी फैसला लिख रहे हैं यार, मतलब कोई एक केस आया था, कोई लड़की थी उसके कपड़े उतार दिए थे, छोटी लड़की थी, तो कह रहे हैं कि नहीं उसको रेप नहीं माना जाएगा क्योंकि रेप हो नहीं पाया था। ये भी है कोई अभी रिसेंट का, कुछ दिनों पहले का है। रेपिस्ट को उसके गुड कंडक्ट पे छोड़ दे रहे हैं। मुंबई बम ब्लास्ट का केस आया है, फैसला आया है भाई, 189 जने मरे, घायल 800 के करीब की कितने बताते हैं। जैसे जुडिशरी, मतलब भारत में लोग सोचते तक नहीं हैं भाई, ठीक है 19 ने बम ब्लास्ट नहीं किया, बट बम ब्लास्ट तो हुआ, ये 189 और 800 लोग घायल और मरे, तो किसने किया भाई? ठीक है इन्होंने नहीं किया। अब कोर्ट क्या कहेगी? जैसे कोर्ट ने उनको एक्विट कर दिया, उसके बाद केस क्लोज। कहाँ उन लोग जो लोग मरे उनका क्या भाई, किसने करा? कुछ नहीं, खत्म, केस क्लोज। यूएस वगैरह का ये है कि कोई मर्डर हुआ, आप एक्यूज्ड हैं, आप बरी हो गए, तो 40 साल बाद भी मामला खुल जाता है कि भाई मर्डर तो हुआ था ना भाई, ठीक है इसने नहीं किया था, जिसने किया था उसे पकड़ के लाओ। इधर होता है क्या ऐसा कुछ? मतलब है ही नहीं ना, क्योंकि एक तो जैसे यहाँ के लोगों को गुस्सा आना बंद हो चुका है, धर्मपाल जी कहते थे, और मेरे गुरु कहते हैं कि हिंदुओं ने सोचना ही बंद कर दिया है। मतलब बिजी हैं और ये भी नहीं पता बिजी कहाँ है मतलब एक होता है ना अंधा पैसा पीट रहे हैं, वो भी नहीं है, जहाँ देखो घूम रहे हैं, पैसे नहीं है जी, ये नहीं है जी, वो नहीं है। तो ये चीजें हैं इस जुडिशरी की। कमिंग बैक टू कि ये करप्शन जो है, हाउ डज द जुडिशियल सिस्टम इट सेल्फ प्रोटेक्ट देम, मतलब जो हमारा लॉ है वही कैसे खुद को प्रोटेक्ट करता है, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, जो जजेस है, क्योंकि उनको इतनी पावर्स दी गई है। तो अगर उस पावर्स के बारे में आप बताओ, इम्पीचमेंट प्रोसेस के बारे में। इम्पीचमेंट का तो भाई ये है कि जैसे आप एक बार ब्रह्मा जी को बुला लोगे पर जज इम्पीच नहीं कर पाओगे मतलब ब्रह्मा जी को बुलाना इजी है, देन इम्पीचिंग अ जज। नो जज हैज एवर बीन इम्पीच्ड इन और अभी ये यशवंत वर्मा जी मेरे ख्याल से इम्पीच हो जाएं, फर्स्ट आ जाएं इसमें नहीं तो मुझे पता नहीं क्यों लग नहीं रहा है कि ये भी इम्पीच हो जाएंगे, चूंकि फुल मेजोरिटी की सरकार है तो हो भी सकते हैं। मतलब आप अच्छा जैसे ये देखो कि आपके घर पे अगर मैं कह रहा हूँ 10 लाख रुपए जले हुए मिल जाएं, तो आपके घर ईडी सीबीआई सब आके बेल बजा देंगे, बिल्कुल बिल्कुल, हेलो है ना हेलो ब्रदर। वहाँ मतलब नोट जले हुए मिले, 7 दिन तक न्यूज़ दबी रही, फिर सोशल मीडिया में आई, फिर मेन स्ट्रीम मीडिया ने उठाई, फिर जो फायर ब्रिगेड वाला था उसका बयान चेंज हो गया। और अभी कल की परसों वो जो जस्टिस यशवंत वर्मा को जस्टिस नहीं बोला किसी ने, तो उस पे फटकार लगा रहे हैं माय लॉर्ड्स कि तेरी औकात क्या है बे। और अभी एफआईआर उसके ऊपर रजिस्टर हो कि नहीं हो ये चल रहा है, और इस घटना को मेरे ख्याल से 3-4 महीने हो गए।
अच्छा, फिर जब ये सब हुआ तो फिर इसका ट्रांसफर कर दिया इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो मतलब मुझे तो पहली बार पता लग रहा है कि अगर आप करप्शन करते हो तो उसके लिए पनिशमेंट ये है कि आपका ट्रांसफर हो जाएगा। दिल्ली पुलिस का सिपाही पैसा लेता हो पकड़ा जाता, उसका तो ट्रांसफर नहीं होता, वो तो सस्पेंड होता है। बिल्कुल, और यहाँ पे ट्रांसफर हो अच्छा, जुडिशरी में जो करप्शन है वो केवल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट नहीं बता रही। फॉर्मर सीजीआई थे जस्टिस एसपी भरूचा, एक और सीजीआई हुए वीएन खरे, मतलब ये खुद ही कह रहे हैं, शांति भूषण, प्रशांत भूषण का बाप, उसने सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को चिट्ठी भेजी, एनवलप में नाम भेजे 16, लिखता है कि इसमें 8 तो कन्फर्म भ्रष्ट हैं जजेस, बाकी के जो 8 हैं उसमें 4 के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता और 4 भ्रष्ट नहीं है। तो इसका मतलब 8 तो कन्फर्म भ्रष्ट हैं और मेरे को कर लो तुम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या मेरे खिलाफ कर लो कार्रवाई, कोई भी, कुछ नहीं हुई। और इसका जो सबसे पहला आया था ना, ये कोई जस्टिस वी रामास्वामी थे, उन पे 14 आरोप लगे जिसमें 11 सही मिले, उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाया गया पर वो फेल हो गया पार्लियामेंट में, बिकॉज आई थिंक वहाँ का तमिलनाडु से थे, तो वो नॉर्थ वर्सेस साउथ का मुद्दा बना दिया। और मणिशंकर अय्यर, ये जिस कंस्टिट्यूएंसी से आते थे वहां इन जज साहब की जाति के वोटर थे, अच्छा, भरपूर, तो इनका वोट डिस्टर्ब हो जाता, तो इसलिए ये पहला इम्पीचमेंट जो है वो होता होता रह गया। जस्ट एक जस्टिस हुए जस्टिस दिनाकरन, इनका नाम सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन के लिए रिकमेंड हो गया, तो इन पे आरोप लगा कि इनके पास 700 एकड़ के करीब जमीन है जो लैंड सीलिंग एक्ट के अकॉर्डिंग आप रख ही नहीं सकते। मतलब तमिलनाडु 700 एकड़ जमीन है, हाँ, जज साहब जज के पास। अच्छा, केवल इतना ही नहीं, पब्लिक लैंड पे एंक्रोचमेंट के भी आरोप लगे। हाँ। पर फिर जो था, ये मुद्दा जो था वो दलित वर्सेस ये बन गया, मायावती ने सपोर्ट कर दिया इनका भी कुछ नहीं हुआ, इनको सिक्किम हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। हाँ। ऐसे ही एक जस्टिस विजय बहुगुणा थे, उनको भ्रष्टाचार के उस पर इस्तीफा देना पड़ा, बाद में ये कांग्रेस एमपी बने, सीएम भी बने। एक एएम भट्टाचार्य जी थे, इन्होंने $80,000 की रिश्वत ली थी। राजस्थान के हाई कोर्ट के जज हुए जस्टिस अरुण मदान, महिला लिटिगेंट से इन्होंने सेक्सुअल फेवर मांगा फेवरेबल फैसला देने के लिए, चार्ज संहिता पर एक्शन कुछ नहीं हुआ। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस समित मुखर्जी, डीडीए स्कैम में नाम आया, तो सीजीआई खड़े थे उस टाइम, उनके घर पे यूनियन होम सेक्रेटरी और सीबीआई डायरेक्टर सबूत लेके पहुंच गए। तो सीजीआई ने कहा ठीक भाई मैं बात करता हूँ, उन्होंने बुलाया जस्टिस मुखर्जी को, बोला भाई इस्तीफा दे दे, तो उन्होंने कहा मैं नहीं दूंगा इस्तीफा, तो उन्होंने कहा सारे सबूत हैं, जेल चला जाएगा। तो जस्टिस मुखर्जी ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद पता लगा कि यार इम्यूनिटी तो खत्म हो गई, क्योंकि जब आप जज रहते हो तो ऐसे अरेस्ट नहीं हो सकते। तो 3 घंटे बाद ही भाई ने अपना रेजिग्नेशन वापस ले लिया पर तब तक जस्टिस जो सीजीआई थे वो इसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर चुके थे। एक आपका यहाँ ना, जैसे जस्टिस सीजीआई थे वाईके सबरवाल, दिल्ली में इन्होंने सीलिंग के ऑर्डर्स दिए थे। आपका कोई जानकार भी बेचारा प्रताड़ित होगा इसमें। जब सील हो गई चीजें तो मार्केट में शॉर्टेज हो गई दुकानों की, तो कमर्शियल दुकानों के रेट बढ़े। अरे भाई हमारी भी सील हुई थी तो जो मॉल्स थे उनमें दुकानों के रेट बढ़ गए, उन मॉल्स में इनके बेटों की इन्वेस्टमेंट थी। अच्छा, तो मतलब यूनिक है ये लोग, मतलब इनोवेटिव भी हैं कि मतलब यूनिक। एमटीएनएल है ना, हाँ, 2002 में एमटीएनएल ने मोबाइल फोन गिफ्ट किए सारे सीजीआईज को, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के। हाँ। तो उन्होंने बोला कि यार हमारे जो और ये वर्कर हैं उनके लिए भी दे दो, उनको भी दे दिया गया। सेम टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में एमटीएनएल का केस चल रहा था। तो जब किसी ने बोला तो ये आर्गुमेंट क्या दे रहा है रजिस्ट्रार कि हमको तो प्राइवेट कंपनीज भी फोन ऑफर करती हैं, देखो हमने सरकारी कंपनी का लिया अच्छा मतलब अच्छा, जैसे आपने कुछ खाना पिज्ज़ा मंगाया तो कई बार गलत एड्रेस पे पहुंच जाता है वो, ऐसे इनकी रिश्वत की रकम भी इधर उधर चली गई है। जैसे एक मैं बता रहा हूँ आपको नाम, 20-25 लाख हरियाणा हाई कोर्ट में जस्टिस निर्मलजीत कौर के घर पे 15 लाख डिलीवर हो गए। अब पता लगा कि ये डिलीवरी तो जस्टिस निर्मल यादव के घर होनी थी दोनों का फर्स्ट नेम सेम था, तो डिलीवरी ऐसे हो जा रही है। और सबसे बड़ी बात जुडिशरी में करप्शन की, मतलब ये चीज़ मुझे ये रिसर्च करते टाइम ही पता लगी, मुझे भी नहीं पता थी। अरुणाचल के सीएम खलीको पुल, उन्होंने 2017 में आत्महत्या कर ली थी। हाँ हाँ, आई नो। 60 पन्नों का सुसाइड लेटर लिखा। उसमें सबसे बड़ा एलिगेशन क्या था कि सीजेआई जस्टिस जेएस कहर
पास्ट सीजीआई एचएल दत्तू और अल्तमस कबीर और सिटिंग जज दीपक मिश्रा, इन्होंने ह्यूज ग्रेटिफिकेशन के इनसे फेवर मांगे। साथ ही इनमें से सीजीआई कहर के बेटे ने राष्ट्रपति शासन ना लगाने के लिए 86 करोड़ की रिश्वत मांगी सिटिंग सीएम से। वो दे नहीं पाए। हाँ, उन्होंने आत्महत्या कर ली फिर। और भी उन्होंने जो चिट्ठी लिखी वो भी हिंदी में लिखी थी। अब आप सोचो कि ये 4-5 जजों के नाम आए, इनका क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ हो ही तो नहीं सकता। सीएम ने सुसाइड कर लिया यार। भाई सोचो कि हम इन चीजों की वजह से एक ऐसी चीज से डरते हैं जिसका काम हमें प्रोटेक्ट करना है। हाँ, मतलब कहाँ पे विश्वास करो, किस पे विश्वास करो, आप जाओ कहाँ? आप बिजनेस करते हो, एग्रीमेंट करते होगे, मैंने एग्रीमेंट तोड़ दिया, तो आप सोचोगे यार चल ठीक है, ऐसी बात सॉर्ट कोर्ट जाने की मतलब एकदम मती मारी होगी तभी जाओगे। बिल्कुल, क्योंकि जितने का एग्रीमेंट होगा उतना वकील फीस ले लेगा। और कम से कम आपके बेटे के बेटे का बेटा ही कोर्ट में केस भी जीत पाएगा। और सबसे बड़ा उनका आर्ग्यूमेंट पता है क्या होता है कि क्यों डिले हो रहा है? अरे क्या करे, जनता इतनी है, केसेस इतने हैं, कोर्ट बना लो ना। हाँ एग्जैक्टली, जज बढ़ा लो, जज बढ़ा लो, कोर्ट बना लो। और नहीं, और तुम अच्छा और पता है क्या है भाई, एक केस को चलाएंगे वही, मतलब आपने अभी बताया था 40 साल से भी चल रहा है। एक अभी आपने केस बोला क्या, एक केस में पढ़ रहा था तो 1200 कुछ का है भारत की अदालतों में पेंडिंग, 1200 प्लस कुछ सदी थी। मतलब ऐसा मान लो तो 800 साल पुराना केस चल रहा है। क्या करोगे बताओ? तो अब वही क्या करोगे, कहाँ जाओगे? तो वही मैं कह रहा हूँ ना, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है, हाँ, वो इतनी डिलेड है। क्यों डिलेड है इसका जवाब किसी के पास, उनके पास कोई इसका जवाब नहीं। बस यही बोलते कि हमारे ऊपर प्रेशर इतना ज्यादा है। एक वो है ना मार्कंडे काटजू, सीजीआई था, ये भी जज था हाँ, सुप्रीम कोर्ट ही का। ट्विटर लड़कियों पे कमेंट लिखता रहता है। तो इसने भाई ने कोई किताब लिखी है, उस किताब में इसने लिखा है कि अगर आप मान लो फर्दर कोई भी केसेस ना आए तो अभी जो केसेस का बैकलॉग है वो सॉल्व होने में ही 300 प्लस साल लग जाएंगे। क्या बोलो, मतलब अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये चीजें किसी को दिखती नहीं है। एक भाई वो भी केस आपने बताया था ना जो मरने के बाद सॉल्व हुआ था, ऐसा कोई केस था? एक रिपर चीको था, तो उसने मर्सी पिटीशन लगाई कि मुझे मृत्यु सजा ना दी जाए। तो उसका जब केस सुना तो पता लगा वो 5 साल पहले ही मर चुका है। मतलब हमें हंसी आ रही है इस बात पे, लेकिन ये हाँ, मतलब हंसी सकते हैं क्या? हाँ, आदमी अपनी व्यथा पे हंसी सकता है। मतलब इस पर रो के भी क्या हो रहा है? क्या भाई, कुछ भी तो नहीं हो रहा। क्या करे, वही पूछ रहा हूँ, क्या करे हम, कहाँ जाए, क्या जाए? कहीं नहीं, सोचें पहले। जैसे मैं कहता हूँ कि मतलब ऑन अ डीपर लेवल आपके दिमाग में क्या आता है जब आप सोचते हो कि भाई इसका कुछ तो करना पड़ेगा? तो देखो भाई, साफ बात, गांधी जी का भक्त हूँ, गांधीवादी हूँ। मैं डिसेंट्रलाइजेशन में मानता हूँ। भाई आप ये बताओ, दिल्ली से 2000 किलोमीटर दूर किसी गांव में कोई केस हुआ, अब वो केस लड़ता लड़ता बंदा सुप्रीम कोर्ट क्यों आए? बिल्कुल, आप उसका आप वहीं रेजोल्यूशन करो ना। 100%। अच्छा, जैसे कोर्ट आ भी गए आप, तो आपको कितनी देर सुनता है कोर्ट? जैसे मानो आप 40 साल लड़ते लड़ते लोअर कोर्ट, हाई नहीं, कोर्ट। बट ऐसा है ना कि कुछ सर्टेन लेवल के मैटर्स से बड़ा मैटर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता, ऐसा भी तो कुछ या कोई भी ऐसा थोड़ी है कि कोई नॉट एवरी केस कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। हाँ, एवरी केस कैन नॉट गो, बट जैसे मेरे साथ मुझे लग रहा है कि इनजस्टिस ही हो रहा है, और ये मैं अपील तो कर सकता हूँ ना। तो अपील तो कोई भी कर सकता है। तो मैं भाई, अब जैसे मानो आप यहाँ रहते हो तो आपकी सोसाइटी के लोग आपको जानते होंगे ज़्यादा बेटर। तो अगर कोई गलती होती है आपसे, तो भाई आपकी सोसाइटी के लोग आपको जान रहे हैं, तो वही सब फैसला कर लेना बातचीत करके। मतलब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जितना लोकल लेवल पे हो जाए उतना बेस्ट है। वरना आपको जैसे लगेगा कि आप 40 साल लड़ते लड़ते सही थी। मतलब इस पे आप मतलब हमारा दुख देखो, आपकी खाप पे कोई ढंग की किताब नहीं है। हाँ, उस दिन मैंने करा था डिस्कस खाप पे पूरा। मतलब खाप पे कोई किताब नहीं है ढंग की, और खाप को केवल विलीफाई किया गया। हाँ, मैंने एग्जैक्टली उन्होंने ही गेव मी अ वेरी फ्रेश पर्सपेक्टिव टू खाप। जो अर्जुन आया था उसने एकदम अलग डीप तरीके से समझाया कि ये एक्चुअली है क्या। हाँ, तो मतलब जैसे खाप के बारे में जैसे आपने क्या सुना था सबसे पहले? ऑनर किलिंग। एग्जैक्ट, हाँ, क्योंकि मीडिया ने वही पकड़ के डाल दिया बस। अब जैसे क्या होता है कि हम पे वर्ड्स थोप दिए जाते हैं, हम उसको मान लेते हैं। भाई ऑनर किलिंग क्या है? अपने ऑनर के लिए किल करना, यही होता है ना। तो भाई मनुष्य और पशु में अंतर क्या होता है ऑनर का? मतलब
मैं किलिंग को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, बट मैं समझ गया आपका पॉइंट। अच्छा, जैसे आज तक जो भी हमने ये 800 साल 1000 साल लड़ाई लड़ी, ये ऑनर के लिए तो लड़ी। बिल्कुल। नहीं तो फिर तो भाई मान के चलो महिलाओं को हरम में भेज देते हम भी, और हम ही उस हरम में अपना वो टेस्टिकल्स का बधियाकरण करा के यूनक बन जाते। ऑनर था तभी तो लड़े ना। मतलब इतना तगड़ा विलिफिकेशन कर दिया है कि मतलब खाप के बारे में आप कुछ बोलने से पहले डरोगे यार कि अगले बंदे का तो दिमाग में यही है कि हाँ, आपने he's ये a he's a rape- rapist, हाँ, he's a rapist। और जबकि जब तक खाप का शासन चलता था रेप्स कम होते थे। ये भी फिगर है, कोई जहां चाहे जाके निकाल ले। मतलब जैसे ना मेरे गुरु इसमें बहुत अच्छी चीज कहते हैं कि नेवर अनफेंस अ वायर टिल यू नो व्हाई इट वाज पुट अप। भाई आपके घर के बाहर बुड्ढों ने बाड़ लगा रखी थी, आप आई एम फ्रीडम, मैं तो विश्व बंधुत्व वाला हूँ, यूनिवर्सल सिटीजन, ये क्यों लगा रखी है, काट दो तार। पता लगा भेड़िया घुस गया घर में, आज आप कर ले, क्या करेगा भाई। तो वो विलीफाई कर। बट इसका जो मुझे दिखता है कि एक तो डिसेंट्रलाइजेशन हो जाए भाई। यार जब इतना मतलब जितना ये भ्रष्टाचार में चला जा रहा है जुडिशरी में, उतने में तो कई कोर्ट बन जाएंगी भारत में। कोर्ट बनवा दो, कितनी बन जाएगी भाई। तो मॉडल क्या हुआ ना कि 1947 में जो हमने सिस्टम अडॉप्ट किया वो वही चार्टर ऑफ स्लेवरी था। इंस्टीट्यूशंस वही सब अंग्रेजों वाले थे, तो वही कंटिन्यू हुआ। वही कंटिन्यू हुआ। मतलब आप बस मुझे कोई एक ये तुक बता दो। तो मतलब जिस पोजीशन ऑफ पावर पे प्री इंडिपेंडेंस इंडिया भारत में ये ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट था, जबकि हम बेसिकली वी वर स्लेव्स, अगर बोलना नहीं चाहिए, बट हाँ, तो सेम चीज वही पावर उनको मिल गई है अगेंस्ट द कॉमन सिटीजंस ऑफ भारत। आज भी जो भारत के कॉमन सिटीजन्स हैं वो स्कम और फिल्थी हैं इस कोर्ट के लिए। स्लेव्स हैं उससे ज़्यादा बेटर। मतलब यार आप कभी सुप्रीम कोर्ट इमेजिन करो, कोई गांव का आदमी जिसके पैर में चप्पल नहीं है, मैली धोती पहन के जा रहा है, तो मतलब वो बेचारा जा ही नहीं पाएगा। पहले तो गार्ड आएगा, उसको भगाएगा, वो पहली चीज यही करेगा। मतलब वो जा ही नहीं पाएगा, उसकी एंट्री ही नहीं है। और भाई जो न्याय के मंदिर में यदि सबसे पिछले पायदान पे जो बंदा खड़ा है, अगर उसकी एंट्री नहीं हो रही तो न्याय फेल हो गया। कोई हम अभी बात करते रहे थे भाई कि मी मतलब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बीइंग गिवन एवरीथिंग, बीइंग सो प्रिविलेज्ड, इफ आई कैन फेस चैलेंजेस विद आवर सिस्टम, तो भाई जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके लिए तो उसके लिए कोई जस्टिस है ही नहीं। ही इज लिविंग इन नो जस्टिस। यार एक एथलीट पान सिंह तोमर कैसे बन जाता है भाई? पान सिंह तोमर तो एथलीट थे ना, मेडल लाए थे, दौड़े थे, वो क्यों डाकू बन गए? नहीं मिला न्याय, जस्टिस नहीं मिला भाई। भारत मतलब अब इसको कोई कहेगा कि हम वो प्रमोट कर रहे हैं, बट आप ये बताओ, आप गए, आपको न्याय नहीं मिला तो क्या करोगे आप? न्याय करोगे ना। मतलब हाँ, सही बात है भाई, न्याय तो मेरा अधिकार है। बिल्कुल। तो सिस्टम ही, इफ नॉट बीइंग गिवन जस्टिस आई कैन गो टू एनी लेंथ्स टू गेट माय जस्टिस। यार भाई मेरी बहन बेटी के साथ किसी ने कुछ कर दिया, बलात्कार हो गया, हाँ बिल्कुल, थाने में एफआईआर नहीं लिख रहे, तो मेरे पे क्या ऑप्शन है? ऑप्शन इज टू मतलब न्याय, न्याय है उसमें, जिसका अपना न्याय जो समझे। तो ये चीजें हैं ना। तो जुडिशरी, सारे इंस्टीट्यूशन, अच्छा हम हिंदी में बात कर रहे हैं क्योंकि हिंदी हमें समझ में आती है। बिल्कुल। कोर्ट में मैं जा रहा हूँ, वहां पे इंग्लिश में न्याय हो रहा है, मुझे ढंग से हिंदी बोलनी भी नहीं आती। अच्छा, अब मेरा इस पे आपसे क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ आप ही मैंने ये क्वेश्चन एक लॉयर, काफी सीनियर सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स अपने पॉडकास्ट पे पूछा था, तो उनका जवाब इस पे ये था कि बिकॉज इंडिया में इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी लैंग्वेजेस है, मतलब यू नो हर स्टेट की अलग डायलेक्ट है, अलग लैंग्वेज है, तो इतने सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में आएंगे तो कितनी हमें अलग अलग लैंग्वेजेस में सारी चीज़ करनी पड़ेगी, इसलिए हमारी वन कॉमन लैंग्वेज इज इंग्लिश। ठीक, तो आपने उनसे नहीं पूछा कि आप पैदा हुए थे तो इंग्लिश ही बोल रहे थे? भाई इंग्लिश भी तो सीख ही रहा है ना आदमी। तो ऐसे ही कोई एक कॉमन लैंग्वेज मैंडेटरी कर दो कोर्ट में जो इंडियन हो। मैं ये नहीं कह रहा हिंदी हो, मैं तो कह रहा हूँ भाई तमिल कर दो, मराठी कर दो, कोई सी भी कर दो, बट इंडियन तो हो। इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज आपने बना दी तो लोग सीख रहे हैं ना, वो सीनियर लॉयर भी। बट इट्स नॉट एन इंडियन लैंग्वेज। इट्स जैसे ना मुद्दा क्या होता है, जब अपनी भाषा छोड़ते हो तो उसका नुकसान क्या होता है? जब अंग्रेज बहुत खुश होते हैं तो कहते हैं कि भगवान आज सनी डे दे। यही कहते हैं ना, क्योंकि उनके बियर एंड फिश एंड चिप्स, क्योंकि उनके वहां सूरज देवता आते ही नहीं है। अब आप यहाँ जून में 50 डिग्री में चल रहे हो और मैं कहूँ कि गॉड आज सनी डे दे, तो आप कहोगे इसकी आगरे की टिकट मैं बुक कराऊं। शब्द और भाषा ये होती हैं, तो मतलब ये बहुत जरूरी है। हाँ, मतलब आप अपनी लैंग्वेज कोई से भी बनाओ ना।
ये जो एक तर्क बना देते हैं कि इतनी सारी है, हम कोई, अरे भाई भोजपुरी बना लो कोई भी बना लो। हाँ, कोई भी यहाँ की लैंग्वेज बना लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई पैदा होता है तो जैसे 2 आंख 2 कान 1 नाक होती है, ऐसे ही इंग्लिश भी बोलती भी आता है। वो तो आने के बाद ही सीख रहे हैं। तो न्याय व्याय अब भैया वो फिल्म दामिनी सही थी जिसमें वो सनी देओल वाला डायलॉग है, वही चल रहा है यहाँ। अच्छा, अभी हम प्रॉब्लम्स तो है ही, सबको पता है, लेकिन आपके दिमाग में कोई ऐसी बात भी आती है कि जैसे आप इतना पढ़े, आपने इतनी रिसर्च करी इसके बारे में, कि इसका समाधान क्या है इवेंचुअली, मतलब ऑन अ सीरियस नोट, ये नहीं कि अपना न्याय बनाए, एक्चुअल में आपको क्या लगता है फॉर आवर कंट्री इसका एक्चुअल समाधान क्या है? आगे हमारी भी बच्चे होंगे, जनरेशन होगी, हम थोड़ी चाहते कि ऐसा जुडिशियल सिस्टम वो भी देखें। मैं तो भाई देखो समाधान देने लायक तो इतना बड़ा हुआ ही नहीं, पर मतलब कुछ जो आपका मैं thought तो आता बस होगा। इतना ही चाहता हूँ कि जैसे मुझे लगता है कि समस्या है, क्या बाकी लोगों को भी लग रहा है कि समस्या है, देयर इज अ प्रॉब्लम विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड? क्योंकि अभी तो मुझे दिख रहे हैं वो ऐसे जो, जैसे ना एक वो We've है, learned to live with it। एक राजीव तलवार है, हाँ। उल्लू टीवी, वो आजमगढ़ गया तो सुबह सुबह लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तो लाइव करके कहता है ये देखिए मुर्दे घूम रहे हैं। तो वो मुझे बात बहुत सही लगी कि ये मुर्दे ही घूम रहे हैं जिन्होंने अपनी कैपेसिटी छोड़ दी है सोचने समझने की। मतलब आप चलो ना सड़क पे चलो, बोलो कि जी जुडिशरी की समस्या बताइए, है अच्छा, फिर जिनको लगता है कि वो सोचते हैं बदल नहीं सकते, कुछ चेंज नहीं हो सकता। वही तो ना, वी हैव लर्न टू लिव विद इट। हाँ, मतलब और फिर ना हम सवाल ही नहीं पूछते भाई वही ना, क्यों? क्योंकि लोग, आधे से ज्यादा लोग को डर है। अब आप जैसे एग्जांपल देता हूँ, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है जिससे सब जुडिशरी चल रही है। हाँ। कितने लोगों ने चुना था उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को? कितने लोग थे? 10% से ज्यादा लोगों ने वोट नहीं डाला था उस इलेक्शन के लिए भारत का। अच्छा, यूनिवर्सल फर्स्ट इलेक्शन, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है, उसको भारत की सारी आबादी ने नहीं चुना, मात्र 10-1% लोग थे, उससे ज्यादा नहीं थे। अच्छा। यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो हर स्टेट में रेटिफाई हुआ, अच्छा, लोगों ने रेटिफाई किया कि हाँ जी हमें स्वीकार है। यहाँ कुछ ऐसा हुआ कभी भी? अच्छा, यहाँ क्या कहानी बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन, एक चुनाव हुआ, लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुनी और उन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने फ्रेम संविधान करी। नहीं, उन्होंने संविधान संविधान लिखा। लिखा। मतलब यूपीएससी की उसमें पढ़ाते हैं कि जैसे मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या मतलब बढ़िया चीज़ें हैं, तो उसमें पढ़ाते हैं कि दुनिया का एक तो सबसे लंबा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब ये क्या करे इसका, मतलब उपलब्धि है ये। भाई ये एक्चुअली आपने क्या बात बोली, मैंने फर्स्ट टाइम रियलाइज करा कि ये तो हमें एज अ प्राउड थिंग बताते हैं। तो मतलब कि लोग लेंथी, जैसे इस पे मेरा एक दोस्त, मेरी बात हो रही थी तो उसने कहा कि जो ब्रिटेन है उनका रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ। अमेरिका का 10 एक पन्ने का है। तो अब जैसे आप हो तो मैं आपके घर आया, आपको मुझे इंस्ट्रक्शंस देनी, अगर आप मुझे होमोसेपियंस मानते हो अपने जैसे, तो बोलोगे भाई आके कमरे में बैठो, तो मैं आऊँगा गेट खोल के बैठ जाऊँगा सोफे पे। अब अगर आप मानो कि ये होमोसेपियन नहीं है, ये चूतिया उतिया है कुछ, तो आप क्या बोलोगे? भाई आना, जूता वहाँ खोलना, फिर 4 कदम चलना, फिर गेट ऐसे स्लाइड करना, फिर वहाँ सोफा होगा, सोफे पे ही बैठना, सोफे पे टेक लगा लेना, समझ। इतने इंस्ट्रक्शंस दोगे? हाँ। तो लेंथीएस्ट का मतलब तो इतने इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, इसका मतलब ये मान ही नहीं रहे ना कि फ्री माइंड है, सोचने समझने की क्षमता है लोगों में। It's just being less accessible. हाँ। It's making it less accessible to the common citizen. तो या तो ये मान रहे हैं कि ये पागल है, इन्हें सब कुछ डिक्टेट करना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल। स्पून फीडिंग करनी पड़ेगी। दूसरा बताते हैं कि दुनिया भर के देशों से इसमें लिया गया। भाई जैसे वहाँ तो सनी डे मांगते हैं, भाई दुनिया भर के देशों से तुम्हें, अच्छा ठीक है, दुनिया अपने देश से क्या लिया? दुनिया ये नहीं बताते। दुनिया, हाँ बिल्कुल सही बात है। आप सोचो कि हम मतलब सॉरी, मेरे स्कूल लाइफ में जो 2 मेरे को मेन चीजें बताई गई बोस्ट करके, वो दोनों ही आपने आज डिबंक कर दी। मतलब कि क्यों जरूरत है दूसरे मतलब देशों से यहाँ लेने आपको की? कह रहे हैं कि दूसरे के पापा पे प्राउड करो, और आपके पापा का नाम ही नहीं बता रहे। भाई आपने अपने देश का क्या लिया है? यहाँ कोई भी एक चीज बता दो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ली। धर्म आपके, हमारे यहाँ का प्राण है, और आपका कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर बता रहा है। मतलब बिल्कुल सही बात है। आप अपनी दादी से बात करो, मतलब उस वाली जनरेशन से बात करो, तो उनके लिए राम जी हैं, हाँ उनके लिए बस, धर्म है सब कुछ, बस। और आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही धर्म के खिलाफ चल रहा है। बट कोई कहता रहा हूँ, जैसे कई बार लगता है कि ये जानबूझ के बिजी रखे गए हैं
कि ना उलझा के रखो ओटीपी देने में, राइड कहाँ पहुंची, मेरा ऑर्डर कहाँ पहुंचा, कौन सी मूवी आ गई, वो सैयारा देख रहे हो। फिर कई बार मैंने देखी। देख ली शिट, नहीं मैं देख के तो एक बार तो देख आके नहाए नहीं नहाए। नहीं भाई, जो उस पे रिएक्शंस आ रहे हैं ना वो क्रिंज है। मतलब ये मेरे को भी मतलब वहां पे कोई थिएटर में निकल रही थी, बड़ा ही गंदा कमेंट था एक तरीके से देखते वैसा सा टाइप सा, बट उस लेडी ने कहा कहते पिक्चर तो ठीक थी, काश क्राउड भी ढंग का होता। कहते ये क्या कर रहे हैं? आप सोचो कि इसी संविधान ने तो ये लोग पैदा किए हैं। 70 साल पहले मेरे ख्याल से इस टाइप का क्राउड तो इस देश में नहीं रहा होगा। नहीं था, निब्बा ने 20 हम छपरी छपराज। तो ये अच्छा, अब ऐसे लोग हैं हाँ भाई, ऐसे लोग क्या ही सोचेंगे हाँ, कि मेरे को तो वो एथेंस के बारे में कहते हैं कि लोगों को सर्कस और ब्रेड दे दो, वो उसी में उलझे रहते हैं। तो इन्हें सैयारा बना दो, वो रोते रहेंगे, उसके डिप्रेशन से ही नहीं निकल रहे, फिर निकलेंगे तो कोई सी और मूवी दे दो। सही बात। तो ये चीज़ें चल रही हैं और बहुत खतरनाक चल रही हैं ये। इसमें आपने एक और अपने वीडियो में पॉइंट बोला था विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती, दैट इज नेपोटिज्म। नेपोटिज्म भाई एक ऐसी चीज़ है जो कि हर जगह है, सिर्फ जुडिशरी में नहीं है, वो बॉलीवुड में भी मतलब हर जगह, हर फील्ड में है, वो बिजनेस में भी है। हाँ। मेरे फादर का बिजनेस मैंने ज्वाइन किया, मैं उनके साथ काम करता हूँ, तो हर जगह नेपोटिज्म है। बट ऐसा क्या है कि जुडिशियल सिस्टम में नेपोटिज्म होना इज अ बिगर थ्रेट और अ प्रॉब्लम। उससे पहले मैं जो कॉन्स्टिट्यूशन वाली शुरू की थी वो खत्म कर सॉरी, हाँ वापस आएंगे इस पे। तो दो तो ये बताते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने लिखा और ऐसे ऐसे हो गया। जब कॉन्स्टिट्यूशन की सेकंड रीडिंग चल रही थी ड्राफ्ट की, तो हुआ कि बाबा साहेब खड़े हुए, उन्होंने बोला कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे बड़ा क्रिटिक आ रहा है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने कहा इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे बड़ा क्रिटिक आ रहा है वो ये आ रहा है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में गाँव को कोई जगह नहीं है। ठीक, तो उन्होंने कहा है बट भारत के गांव हैं क्या? दे आर द स्टिंकिंग डेंस ऑफ कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म। इन्होंने बोला बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ही बोला कि इसमें भारत के गांव का वो जैसे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो लोगों ने कहा कि इसमें गांव का तो कुछ मेंशन ही नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई जो पूरा आजादी का आंदोलन था वो हिंद स्वराज की कल्पना पे लड़ा गया, तो उसका तो कोई मेंशन ही नहीं ना, जिन सपनों को लेके हमने लड़ाई लड़ी थी। तो उन्होंने कहा कि गांव तो कुछ ऐसे है नहीं। तो जैसे ही उन्होंने बोला तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कई लोग समझदार भी थे, वो खड़े हुए और उन्होंने उनको छील दिया। लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि जब ये सो कॉल्ड शहर वाले अंग्रेजों की पीठ पर तेल मल रहे थे तो गांव वाले आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो गांव के बारे में हम फालतू सुनेंगे नहीं। तो राजेंद्र प्रसाद ने, जो अध्यक्ष थे, उन्होंने BN राव को चिट्ठी लिखी कि क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन में हम ये गाँव को इंक्लूड कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो देर हो गई। अब मुझे कोई ये बताए कि जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सोवरेन थी तो वो BN राव को चिट्ठी क्यों लिख रही है? अगर मुझे आपको कुछ डिसाइड करना है तो हम तीसरे बंदे से क्यों पूछेंगे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं है? तो हुआ क्या था कि 1946 से ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ऑफिस काम कर रहा था BN राव के नेतृत्व में। अच्छा, उन्होंने लिख लुखा के दे दिया कि लो भाई तुम इस पर डिबेट कर लो, डायलॉग कर लो और फिर इसको पास कर दो। ये हुआ था हमारे साथ। इतनी सी बात भारत में बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल थिंकर्स जो हैं सिंपल में नहीं बताते। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन वाली जो बात थी। अब आपने पूछी नेपोटिज्म की, जैसे भाई आपके बिजनेस में नेपोटिज्म हो रहा है तो उसमें आपकी फैमिली इन्वॉल्व है, लॉस होगा तो आपका लॉस होगा, प्रॉफिट होगा आपका प्रॉफिट होगा। जुडिशरी में ऐसा नहीं है। देश अगर जज ढंग का नहीं हुआ तो मेरे साथ ऐसा होता है कि भाई जजों की फैमिली के लिए ही केवल वो न्याय करते, तो जैसे मर्जी वैसे करें, बट भाई मेरे साथ अन्याय हो रहा है उसका क्या? अच्छा, फिर जैसे इस पूरे 70 साल में जो हमको सबसे ज़्यादा क्या बताया गया है कि लोकतंत्र आ गया है, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा तो जज का बेटा जज क्यों बनेगा? भाई आपने पुरानी व्यवस्था को क्यों खत्म किया? कि वो बेकार थी, क्योंकि उसमें ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ डिसाइड होता था, जबकि ऐसा नहीं था। अब जुडिशरी में 60% जजेस जो हैं वो रिलेटेड है, उनकी फैमिली में कोई ना कोई जज रहा है या कोई ना कोई बड़ा वकील रहा है। 60% मैं आपको बता देता हूं, सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं ना अभी हमारे, उसमें 60% जो है वो जज फैमिली से आते हैं या वकीलों की फैमिली से आते हैं। अभी जो एट प्रेजेंट में 33 जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें 10 जो हैं उनकी फैमिली में कोई ना कोई जज जरूर रहा है, 10 वो हैं जिनकी फैमिली में वकील रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जस्टिस संजीव खन्ना,
इनके पिताजी जस्टिस डॉक्टर खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, चाचा जस्टिस HR खन्ना फॉर्मर CJI थे। जस्टिस BV नगरत्ना, इनके पिताजी ES वेंकटरमैया फॉर्मर CJI थे। जस्टिस बेलायम त्रिवेदी, इनके पिताजी भी जुडिशियल सर्विसेज में रहे। जस्टिस सुधांशु धूलिया, तिग्मांशु धूलिया के भाई हैं ये, इनके पिताजी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे। जस्टिस दीपांकर दत्ता, आपके पिताजी कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे। जस्टिस सलील कुमार दत्ता फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अमिताभ रॉय से रिलेटेड हैं। तो मतलब ऐसे में आपको नॉन स्टॉप 15-20 मिनट सुना। जस्टिस DY चंद्रचूड़, हाँ, इनके पिता YV चंद्रचूड़ CJI थे। तो ये CJI जस्टिस KM जोसेफ, इनके पिताजी KM मैथ्यू साहब सुप्रीम कोर्ट के जज थे। JB पारदीवाला, इनके ग्रेट ग्रैंडफादर वकील थे, ग्रैंडफादर जज थे, पिताजी वकील थे। एक बार अगर आप बस ये बता दो कि एक जो जज है वो इलेक्ट कैसे होता है, तो और क्लियर हो जाएगा, मतलब मैं उसका ही बता देता हूँ। मेरे को एक और उसके आगे फिर एक और भाई जजों की नियुक्ति का बहुत जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन के गार्जियन है हमारे, तो कॉन्स्टिट्यूशन का ही आर्टिकल 124 कहता है कि जो जज है उसको राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। नियुक्त करते टाइम वो सुप्रीम कोर्ट के जजों की सलाह ले सकता है, एडवाइस ले सकता है, बट वो जो कंसल्टेंस है वो कंकरेंस नहीं है। मन करेगा तो कंसिडर करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ऐसे जजों की नियुक्ति हो रही थी। फिर 1981 में कि कब एक कोर्ट में केस पहुंचा, उसको फर्स्ट जजेस केस कहते हैं, उसने भी यही बोला कि राष्ट्रपति जो है वो जजों की नियुक्ति करेगा, सलाह ले सकता है जजों की। फिर सेकंड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहले जजेस केस वाले फैसले को पलट दिया। अब बोला अब नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करेंगे, बट अब जो जजों की एडवाइस है वो कंकरेंस मानी जाएगी। ओके, वो कंसल्टेंस नहीं मानी जाएगी। मतलब बोल दिया तो उसी को लेना है। अगर आपने फाइल वापस भेज दी राष्ट्रपति ने कि कोई दूसरा नाम भेजो, और जजेस ने दोबारा वही नाम रिकमेंड कर दिया, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको करना पड़ेगा। और फिर कॉलेजियम का जन्म हो गया। बिल्कुल। थर्ड जजेस केस में इन्होंने फिर उसी सेकंड जजेस वाले को ही और मजबूत करते हुए कि अब कंसल्टेशन के लिए 2 नहीं 4 जजों से बात करनी है। तो आप सोचो, देश की आज़ादी के बाद 40, 42, 44 साल तक जजेस अपॉइंट कर रहा था राष्ट्रपति विद द कंसल्टेंस ऑफ जजेस। अब क्या हो रहा है कि राष्ट्रपति इज बाउंड टू अपॉइंट जजेस बेस्ड ऑन द कंसल्टेंस जो वो दे रहे हैं उसपे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा था उसका ठीक उल्टा इंटरप्रिटेशन दे दिया इन्होंने। बट अब आप एट द एंड ऑफ द डे कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन के लिए भी कहाँ जाओगे? कौन करेगा इंटरप्रेट? तो यही करेंगे। नहीं तो बेसिकली जो अगेन ये क्वेश्चन नेपोटिज्म से लिंक्ड है। जितने जजेस हैं सीनियर सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, जहाँ चीफ जस्टिस, क्या इज देयर फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड अ लॉबी ओवर हियर? बिकॉज अगर सेम फैमिली के ही जजेस या एक तरीके से आगे अपॉइंट हो रहे हैं, दैट मीन्स थोड़ा कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म हो रहा है। तो ये लॉबी है क्या इस तरीके? बिल्कुल है। मतलब लॉबी तो इतनी है कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनकी बहन गुजरात हाई कोर्ट में थी, तो उसके एलिवेशन के लिए उन्होंने हाई कोर्ट के जज को बोला कि भाई इसको एलिवेट करने के लिए रिकमेंड कर दे। उस हाई कोर्ट के जज ने नहीं किया, तो सुप्रीम कोर्ट वाले जज साहब ने उस हाई कोर्ट वाले जज को CJI नहीं बनने दिया, सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बनने दिया। अच्छा, मतलब इस टाइप का तो मतलब ऐसा चलता है कि तू मेरी खुजा मैं तेरी खुजाऊंगा। माय गॉड। आप कुछ भी मत करो, आप भारत के जितने भी जज हैं इनकी क्वालिफिकेशन जो है वो कहाँ से हुई है, स्कूल, कॉलेज, ये सब आप चेक कर लो, वो सारी पता लग जाएगी कि कुछ ही लिमिटेड कॉलेजेस हैं, कुछ ही लिमिटेड स्कूल्स हैं जहाँ से पढ़ के आप जज बन सकते हो। और बाकी हमें चरस सुंघाई रखी है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब लोकतंत्र है। तो ये है इनका जुडिशरी का। क्या सरकार के पास पावर तो होएगी कुछ ना कुछ इसके अगेंस्ट करने की? वो अलग बात है कि सरकार कभी ये ऐसा टॉपिक है जिसपे हाथ नहीं मारेगी, लेकिन एक और बात बताओ, क्यों नहीं मारती सरकारें ऐसी चीज? मारा था। जैसे एक तो क्या हुआ कि देश में मेजोरिटी की गवर्नमेंट जो थी वो इंदिरा गांधी के टाइम तक चली, मेजोरिटी वाली उसके बाद चली नहीं। 2000 राजीव गांधी की भी मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट थी, बट उसके बाद गठबंधन वाली, तो वो बहुत कमजोर सरकारें होती हैं, कुछ फैसला ले नहीं पाती। तो 2004 से 14 कांग्रेस की सरकार थी, वो भी गठबंधन की सरकार थी। फिर मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई, और अगर आपको याद हो तो मोदी जी ने सरकार बनने के बाद जो सबसे पहला बड़ा फैसला लिया था वो जुडिशरी की चूड़ियां कसने का ही था। NJC लेके आए थे,
हाँ हाँ, वो नेशनल जुडिशियल judicial अपॉइंटमेंट कमीशन, हाँ 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 हाँ, उसमें ये था कि भाई एक कोई वुमेन लाए होगी, थे, आती लाए थे। हाँ एक कोई माइनॉरिटी मतलब SC ST उसमें से कोई होगा, जजेस होंगे, एक लॉ मिनिस्टर होगा, एक नेता विपक्ष होगा, ये सब मिलके जजेस की, अब जज ही जज को अपॉइंट नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट बीइंग द कस्टोडियन एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला कि दिस इज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड इसको नल एंड वॉइड करो। अब ये आर्गूमेंट देते हैं कि जुडिशरी में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे इंटरफेयर वो होगा। बट जुडिशरी शुड बी इम्यून फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ही क्यों? भाई कॉरपोरेट इंटरेस्ट से भी तो इम्यून होनी चाहिए कि भाई कौन से जज साहब का कौन सा बेटा कहाँ किस NGO में काम कर रहा है। भाई केवल पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थोड़ी नहीं होता है भाई, सही हर बात चीज है। से इम्यून होनी चाहिए ना। अच्छा फिर क्या होता है कि जैसे मानो मैं आपसे कहूँ कि आपको इंटरव्यू लेना है भाई और ऐसे ऐसे हैं, तो CV आ गए हैं, तो आप जब सेलेक्ट करोगे तो एक कहावत होती है कि पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, और ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले नीच से नीच। तो ऐसा कहते हैं कि जो जैसा होता है वो वैसे लोगों को ही खींचता है। होमो क्लोनिंग करके कुछ ऐसा एक वर्ड होता है इंग्लिश का। तो आप जब इंटरव्यू में सेलेक्ट करोगे तो जाहिर सी बात है कि जो आपको थोड़ा आपके जैसा लगेगा आप उसी को ही उसको करोगे। फेवर करोगे। तो जब जजेस ही जजेस को सेलेक्ट करते हैं तो एक ही ब्रीड के जजों को सेलेक्ट करते हैं। जैसा भारत की जुडिशरी में ऐसा नहीं है कि ढंग के जज नहीं है, नहीं नहीं, आई एम श्योर, बट बहुत उधर भी अच्छे एलिटिज्म है, उधर भी जीप टेढ़ी बोल के वाले लोग भी हैं। बाय द वे सॉरी मैं बीच में एक बात बोलना चाहूंगा, क्योंकि बहुत जजेस ये देख के ऑफेंड होंगे, अब जो अगर देखेंगे, अगर ये इतना पहुंचेगा, तो अगर आप ऑफेंड नहीं हो रही है सुन के, मतलब आप प्योर हो। और जैसे फिर क्या है कि हम तो सच बोल रहे हैं, हाँ आप ऑफेंड हो जाएं तो आप सच सुनने से ऑफेंड हो रहे हैं, वो आपकी headache। एग्जैक्टली क्योंकि आप लोग तो उस कुर्सी पे बैठे हैं जहां आपके बाहर वो लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। बिल्कुल। हिपोक्रेसी देखो, सत्यमेव जयते लिख रखा है और आप सच बोल दो तो बोलेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है। मतलब क्या चल रहा है मतलब। एक चीज़ और पूछना है भाई, अभी जैसे आपने कहा कि मोदी गवर्नमेंट NJAC लेके आई थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने बोल Null and void नल एंड वॉइड कर दिया। क्या उसके बाद मोदी गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं था, या प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं था उसको पास कराने का ही? मैं ये सिर्फ एक बिल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, मैं इसको कि इसमें जुडिशरी की या लॉयर्स की क्या इन्वॉल्वमेंट थी कि वो लोग अनशन पे आ जाते, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ओनली फ्रॉम अ जैसे भाई गेम क्या होता है, जैसे संजीव सान्याल हैं तो वो आर्टिकल लिख रहे हैं आजकल, उनके रेगुलर आ रहे हैं। तो मैंने पता किया कि आप तो इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं, तो आपको तो पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी चाहिए, आप आर्टिकल क्यों लिख रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हमारी कोई सुनवाई नहीं है। मतलब इस देश को एक रूलिंग एलीट चलाता है और वो हर सरकार में रहता है। मोदी जी ने एट मैक्स उसको अभी थोड़ा दूर रख रखा है। सरकार करती तो, अगर आपको याद हो 2014-15 में जब बनी थी तो बनते के साथ ही ये फासिस्ट सरकार हो गई थी। इंटरनेशनल प्रेशर कितना चल रहा था, वो अवार्ड वापसी भी सब किया था, ये कर रहे थे कि लिंचिंग हो रही है, लिंचिस्तान वर्ड यूज होने लगे थे। तो मोदी जी ने वो किया, उसके बाद वो चुप हो गए। उसका रीजन भी क्या है कि जैसे प्रताड़ित जितने भी लोग हैं इस जुडिशरी से, उन्होंने जब ये फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं घेरा भाई? उन्होंने क्यों नहीं कहा कि भाई हमको, जब हमारा डेमोक्रेटिक देश है तो हमको डेमोक्रेसी चाहिए जजेस की अपॉइंटमेंट में भी। आवाज क्यों नहीं उठाई उसके? भाई नहीं की। उसके अगेंस्ट बहुत लोग आवाज उठाई, बट फॉर लोगों ने आवाज नहीं उठाई। मतलब फोर में तो कोई गया ही, मतलब अभी भी जैसे आप बात करो तो मुझे नहीं लगता कि राइट विंग में 60-70% लोगों को नहीं पता होगा NJC नाम की कोई चीज भी आई थी। सही बात है, सही बात है। जैसे होता क्या है कि बहुत सारी चीजें होती हैं, जब वो बॉटम से अप जाती हैं ना, जब प्रेशर बनता है तो सरकार का मतलब, नहीं मैं कह रहा हूँ सरकार कर सकती थी ना। अब उन्होंने बोल दिया ना, जैसे एक जुडिशियल रिव्यू होता है, कोई भी कानून पास हो रहा है तो जुडिशरी उसके लिए फ्री है रिव्यू करने के लिए कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। मैं कह रहा हूँ कि जुडिशरी ने बोल दिया वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, हाँ। उसके बाद कोई तो पावर होगी कि बिल पास कराना ही कराना है, या ऐसा? बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं के बहुत छोटे छोटे सॉल्यूशन होते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल काम भी कराया जा सकता है। अगर कोई, जैसे इंदिरा गांधी है तो उन्होंने जुडिशरी को औकात बता दी थी। हाँ, मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बट मोदी जी में और उनमें अंतर क्या है कि जैसे मोदी जी संविधान की इज्जत करते हैं, वो नहीं करती। वो नहीं करती थी। करती तो इमरजेंसी क्यों लगाती? हाँ सही बात है। दूसरा फिर वही है ना कि
ये लोग अभी संविधान की इज्जत कर रहे हैं तो इनका परसेप्शन बना हुआ है कि संविधान के हत्यारे हैं। इमरजेंसी के समय ऐसा हो सकता था ना। नहीं, अभी भी हो सकता है। नहीं, अभी भी जैसे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, आप देखो ना, मतलब ये खाम, जैसे ये भी वो नहीं होते, क्या नाम, निब्बा निब्बी टाइप्स, हवा ले रहे हैं खामखा की। उसका कारण क्या है कि जुडिशरी के पास क्या पावर है? जुडिशरी ने फैसला दे दिया, एग्जीक्यूट कौन करेगा? सही बात है। अगर मैंने बोल दिया सीपी को कि आप इस मामले में अरेस्ट नहीं करोगे, तो फिर तो सिचुएशन ही ऐसी हो जाएगी ना कि मतलब जुडिशरी वर्सेस ये हो गया, मतलब तो सिस्टम ही टूट जाना है। जुडिशरी के पास ना ही पावर ऑफ पर्स है, ना ही पावर ऑफ स्वॉर्ड है। वो केवल मोरल हाई ग्राउंड लेती है कि मैं जुडिशरी हूं, मैं न्याय करती हूं, देखो मेरी आंखों पे। अभी तो मेरे ख्याल से वो पट्टी भी हटा दी जो बंधी हुई थी, कि इतनी शेमलेस हो गई है कि अब इनको शर्म भी नहीं आ रही है। तो ये था। बट जहां तक मुझे लग रहा है, जैसे जस्टिस वर्मा हैं, इनके केस में इम्पीचमेंट होता है तो थोड़ी उम्मीद जगेगी हमें। और एनजेसी जो है वो मोदी जी को लाना ही चाहिए। और मोदी जी ने अलर्ट तो लोग दबाव बनाए, मोदी जी को चिट्ठी भेजें। तो आई थिंक द बेस्ट वे टू गो अबाउट, अगर सबको चेंज देखना है, पहले ये सिचुएशन समझो, हाँ, मतलब बात करो, अवेयर हो। अनअकाउंटेबिलिटी है, ये ओपेसिटी है, ये हम किसी को जवाब नहीं देंगे। मतलब सोचो ना यार कि 1990 में कश्मीरी हिंदुओं के जेनोसाइड पे 2018 में डाली गई दोबारा रिट पिटीशन कि जी हमारे भी न्याय कर दो। तो कोर्ट कहता है कि अब तो बहुत पुराना मामला हो गया, अब तो सबूत भी नहीं मिलेंगे, तो इसको ख़त्म कर देते हैं मैटर को। ये न्याय होता है? पर वही है ना कि लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। मतलब जैसे मैंने भी पढ़ा है ना, फिर मुझे जैसे हंसी आती थी कि मतलब कोई भी वो चीज़ पढ़ा ही नहीं रहा ना जिस पे प्राउड हो सही में। अच्छा, और बच्चे भी क्या है भाई, यूपीएससी में आंसर लिखना रटले, इसे भाई लक्ष्मीकांत में लिखा है। तो अब आप सोचो ना यार कि मतलब जुडिशरी कह रही है हम न्याय नहीं कर सकते। तो वो जो कश्मीरी हिंदू हैं जो जेनोसाइड, यार सिखों वाला जो हुआ, एंटी राइट जो हुए, इसमें जो जज थे रंगनाथ मिश्रा, उन्होंने कांग्रेस के फेवर में जजमेंट्स दिए और बाद में वो कांग्रेस से चुनाव लड़ गए। एक कोई बहरूल इस्लाम था, उसका गेम ही अलग है। उसका मैं आपको बहरूल इस्लाम का बताता हूँ 1 मिनट में। वो बंदा इतनी हैवी फिल्म था कि वो पहले चुनाव लड़ रहा है, फिर वो जज बन जा रहा है, फिर आके चुनाव लड़ रहा है। अच्छा, मतलब बहरूल इस्लाम का मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ, मैंने इसका नोट कर रखा है। हाँ, 1956 में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, 1962 में राज्यसभा गए, फिर 1968 में राज्यसभा सांसद बने, फिर 1972 में इस्तीफा दे दिया कि अब मैं न्याय करूंगा और गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज बन गए। अच्छा, बाद में असम एंड नागालैंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने 1979 में। फिर 1980 में इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। इन्होंने उस दौरान कांग्रेस के बिहार से जो मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ मिश्रा, उनको अर्बन कोऑपरेटिव बैंक केस में बरी कर दिया। है ना? हे भगवान, क्या कह रहे कुछ हो लोगों भाई? का कहना है कि इंदिरा गांधी पे लगे कई मुकदमों में भी इन्होंने उनको एब्जॉल्व कर दिया। और फिर जैसे इनको लगा कि मैंने न्याय कर दिया, इन्होंने इस्तीफा दिया और फिर एक बार चुनाव लड़ गए। ही इज राजीव शुक्ला पार्ट 2। तो ऐसे ऐसे तो जज साहब लोग, अब सोचो कि जो बंदा My God. कांग्रेस से राज्यसभा रह चुका है वो कितना न्यूट्रल जज होगा। और ये ज्ञान पेलते हैं कि हम न्यूट्रलिटी वाले हैं, हम अनबायस्ड हैं। एक जज था वीके कृष्णा अय्यर, कम्युनिस्ट पार्टी का वो मंत्री था केरल में, और फिर बाद में वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया। तो कहाँ जाएगी उसकी? हाँ, मतलब उसके अंदर का लालपना कहाँ जाएगा? जाएगा? तो ये तो जुडिशरी खेल कर रही है हम लोगों के साथ। भाई एक मैं बिफोर एंडिंग दिस पॉडकास्ट मैं चाहूँगा आप उसकी एक बार बात करो, क्योंकि वीडियो में भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ थी। समवन आई नो एक्चुअली डाइड इन द उपहार सिनेमा केस। हमारे फैमिली फ्रेंड की डॉटर एक्चुअली पास्ड अवे। तो उसका जो केस था, अगर आप उसको थोड़ा सा ब्रीफ में एक बार बताओ, बिकॉज आजकल की जनरेशन को इस केस के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि कितना बड़ा ये केस था जो दोनों भाई थे वो। मतलब उपहार सिनेमा में आग लगी थी, सब जानते हैं, दिल्ली में ही है। तो जब हुआ कि परमिशन सारी नहीं थी, वो फायर सेफ्टी वगैरह की भी चीज़ें नहीं थी, उसमें 59 लोगों की तो डेथ हुई थी और 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। 24 साल केस चला। फिर सुशील अंसल और गोपाल अंसल को कल्पेबल होमिसाइड और नेग्लिजेंस के खिलाफ केस चला इन पे। 24 साल बाद इनको सज़ा होती है 7 साल की।
अगले साल कहते हैं कि भाई इनकी एज ज़्यादा हो Health गई है, grounds पे इनको बाहर छोड़ दो। तो जो 59 जने मरे थे उसमें 2 बच्चे थे, उनकी जलने से मृत्यु हो गई थी। तो उनके मम्मी पापा थे नीलम और संजय कृष्ण मूर्ति। ये लाइन में चाहता था लोग सुने। उन्होंने कहा कि इट वुड हैव बीन बेटर इफ वी हैड शॉट द उपहार सिनेमा ओनर्स आवरसेल्व्स एंड प्लीडेड इंसेनिटी एग्जैक्टली व्हाट द अंसल्स काउंसिल एक्यूज्ड मी। बाय नाउ आई वुड हैव फिनिश्ड माय सेंटेंस एज वेल। मतलब ये जब केस लड़ रहे थे तो अंसल का वकील कह रहा था कि ये तो पागल है। तो उन 2 बच्चों के माँ बाप का कहना था कि हम इसको गोली मार देते और कहते थे कि हम पागल हैं, और नहीं, कहते थे हम पागल हैं, क्योंकि सामने वाला भी तो हमको बहुत पागल ही पागल कह रहा बोल रहा है। तो हम तो उस हेल्थ ग्राउंड्स पे ही छूट जाते, और नहीं भी छूटते तो 24 साल के अंदर तो हम वैसे ही छूट जाने थे। हाँ। अब अगर ये सोचो, बेसिकली ये हमारा जस्टिस सिस्टम को आप सोचो रिफ्लेक्ट ना, करता है हाँ, क्या है मतलब हमारा। 24 साल लड़ने के बाद ये हाल हुआ है। अच्छा, अंग्रेजों के टाइम पे भाई 6 महीना केस में डिले होता था ना जजमेंट आने में, तो उन्होंने रैंकिंग कमेटी बना दी थी हाँ, जुडिशियल डिलेज पे। एक शीला बारसे का केस था, अंडर एज बच्चे जो थे वो जेलों में थे और एक तय लिमिट से ज़्यादा समय से थे। तो वो बंदी कोर्ट पहुंची कि जी ये तो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और अर्जेंट मैटर है। अर्जेंट मैटर की हियरिंग चलती रही और वो बच्चे 4-5 साल और इलीगल डिटेंशन में रहे। और फिर जब उसने शीला बारसे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि जी ये मामला तो 2 महीने में ख़त्म होना था, ये तो उसके खिलाफ धमकी दे रहे हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देंगे। कर्नाटक का कोई केस था, किसी जज का सेक्सुअल कांड वांड हो गया था कुछ, वो जिसने खबर चलाई कह रहे हैं कि तुम पे कंटेम्प्ट लगा देंगे। तो मतलब कंटेम्प्ट तो इनका वो हो गया ना, जैसे आजकल SC/ST एक्ट चल रहा है मार्केट में कि किसी पे भी चिपका देंगे। वे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वैसा ही है। वही हो गया जजों का। तो ये चल रहा है इस देश में। ठीक है भाई, ये तो हम वी कैन ओनली होप एंड प्रे एंड स्पीक आउट, वॉइस आवर ओपिनियंस, डोंट बी अफ्रेड इवन दो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। सब एक डर मतलब तो बस सबके दिमाग सोचो में कम रहता से ही कम। है, बट हम सब इसके बारे में बात करेंगे, एक्सपोज करेंगे, तभी सुधराव होगा। एंड वो है ना वो माझी वाली लाइन की, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। और अगर जो लोग इसको देख के ऑफेंड हो रहे हैं देन यू आर जस्ट अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। नहीं, ऑफेंड तो उसके लिए भी तो सोचना पड़ेगा ना कि मतलब मेरे बारे में ऑफेंसिव कह गया कोई। बट उसके ऊपर भी वो बिठा लेंगे हाँ, कचहरी, अब बैठाते रहेंगे। बट थैंक यू सो मच भाई, हमें आके इतने डिटेल में कितनी सारी चीज़ें बताने के लिए। आई होप जैसे आपसे बात करके और आपकी वीडियो देख के मेरे अंदर की एक क्रांति। हाँ, यही वर्ड यूज़ करूँगा मैं एक्चुअली। मैं पहली बार शायद मुझे ऐसा फील हुआ, जगी। तो आई होप और लोग के अंदर भी जगे और हम कुछ देश का करें। मैंने शुरू में ही बताया ना, मंगल पांडे ने जो पहली गोली चलाई थी उन्हें भी नहीं पता था कि ये 1947 को आज़ाद करवा के जाएगी। सही बात है। तो वही होता है। थैंक यू भाई। जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम।